हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन होने वाला है एसएससी जीडी 2022। एसएससी जीडी 2022 में जो 24,000 प्लस जो वैकेंसी आई हुई है उनको मद्देनजर रखते हुए जो जीके जीएस से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जीके जीएस से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की संख्या है 20 और उन 20 क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाने वाले हैं, किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। और जो आज दोस्तों जीके जीएस जो मॉक टेस्ट नंबर 4 है, मॉक टेस्ट नंबर 4 पे बात करने वाले हैं। पहले 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी तीनों मॉक टेस्ट लगाने के बाद आज चौथे मॉक टेस्ट में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें अपना जो दोस्तों आपने मॉक टेस्ट दिया भी होगा और एनालिसिस भी किया होगा, किस पोर्शन में या किस जो आने वाले टॉपिक से किस में आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उनका एनालिसिस कीजिए आप, और जो फिर उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार जब हम 60 दिन में ये 60वां मॉक टेस्ट हम लगा रहे होंगे तो आपका निश्चित तौर से जो 20 में से दोस्तों आपके 18 प्लस क्वेश्चन जो राइट होने की गारंटी मैं देता हूं, यदि आप नियमित रूप से दोस्तों ये नियमित वे के अंदर अध्ययन करते चलेंगे और जो दोस्तों जो आपकी कमियां रहती हैं उनका एनालिसिस करके उनमें सुधार करने का यदि आप प्रयत्न करेंगे तो आप निश्चित तौर पर जनवरी में जो आपकी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी जो एग्जाम होने वाली है उसमें आप बिल्कुल 100% गर्दा उड़ाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप जो एग्जाम का जो दोस्तों 20 क्वेश्चन में से 18 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले हैं। तो चलिए इसी आशा के साथ आज के सेशन का आरंभ करें। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो आपको इसी प्रकार आगे आने वाली हर एग्जाम की यहाँ पे प्रिपरेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो चलिए आज के जो सेशन का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना आप सभी को पता है दोस्तों, भारत में जो 1857 की क्रांति होती है, क्रांति से पहले मंगल पांडे की जो घटना होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति। जी हाँ, 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति पे बात करें तो दोस्तों उस बात करने से पहले आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत है। 1857 की क्रांति की शुरुआत के बारे में बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है 1857 क्रांति की मेरठ से शुरुआत होती है। मेरठ शहर दोस्तों आप सभी को पता है यूपी उत्तर प्रदेश में है और इसका जो दोस्तों शुरुआत होती है वह डेट है 10 मई 1857 को, जो 1857 की क्रांति का आगाज होता है। फिर बात की जाए दोस्तों जो मंगल पांडे की घटना है, यह घटना है दोस्तों 29 मार्च 1857 को। जी हाँ, 29 मार्च 1857 को वेस्ट बंगाल के जो बैरकपुर में सॉरी दोस्तों, वेस्ट बंगाल का जो बैरकपुर छावनी है उसमें जो मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेजी अधिकारियों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। और आनन फानन में दोस्तों इस क्रांति या घटना को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मंगल पांडे को है जो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं 29 मार्च को घटना होती है। 29 मार्च को घटना होती है, फिर 29 मार्च के दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद जो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पे इनको क्रांति की जो दबाने की कोशिश की गई है, आप देख पा रहे हैं। वैसे बात की जाए मंगल पांडे के बारे में बात की जाए तो मंगल पांडे का जो जन्म है, मंगल पांडे का जन्म यूपी के बलिया में हुआ है। या जो मंगल पांडे है यूपी के बलिया के निवासी हैं। तो दोस्तों यदि मंगल पांडे के जन्म स्थान से पूछा जाता है क्वेश्चन तो वह यूपी के बलिया के हैं, और मंगल पांडे की घटना से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह वेस्ट बंगाल बैरकपुर में जो पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेजों को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। तो उसके संदर्भ में उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। और बात की जाए 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है और 10 मई 1857 को होती है। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपकी जो क्वेश्चन का आंसर होगा वह बैरकपुर होगा, और बैरकपुर आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल में होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो दोस्तों यहाँ पे जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उसको अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो दोस्तों जो अंग्रेज कैप्टन अधिकारी है यूरोज का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति दोस्तों झांसी में भी होती है, और झांसी में इस क्रांति का जो नेतृत्व किया वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई ने इस जो क्रांति 1857 क्रांति का नेतृत्व झांसी में किया है। हाँ दोस्तों, और इन जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वह 17 जून
1858 17 जून 1858 में ग्वालियर के नजदीक, जी हाँ ग्वालियर के नजदीक, ग्वालियर दोस्तों आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में है, और ग्वालियर के राजा है दोस्तों जो सिंधिया राजा हुआ करते थे, और जिन वर्तमान में दोस्तों जो इसी परिवार से भारत का जो एक कैबिनेट मंत्री भी है उसका नाम क्या है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि जो वर्तमान में दोस्तों जो ग्वालियर के राजा सिंधिया हुआ करते थे वह अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है उसी राजवंश से, उनका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। 17 जून 1858 में ग्वालियर एमपी के नजदीक ही कैप्टन ह्यूरोज से युद्ध करते हुए झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है वह वीर गति को प्राप्त हो गई या दोस्तों शहीद हो गई। क्यों दोस्तों जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है 17 जून 1858 में ग्वालियर एमपी के नजदीक कैप्टन ह्यूरोज से युद्ध करते हुए जो दोस्तों जो बिल्कुल शहीद हो जाती है। तो यहाँ से आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो ग्वालियर के नजदीक 17 जून को इनकी जो मृत्यु हो जाती है या शहीद हो जाते हैं, तो यह लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध कैप्टन ह्यूरोज के खिलाफ था। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपको अभी तक जो 2 क्वेश्चन कराए गए हैं और तीसरा भी आपके सामने है। यह तीनों क्वेश्चन 1857 की क्रांति से दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ जो लखनऊ में विद्रोह होता है, जी हाँ लखनऊ में जो विद्रोह होता है, लखनऊ में विद्रोह बेगम ऑफ अवध के जो जिसका नेतृत्व किया। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अवध क्षेत्र है वह है किस राज्य में है, तो अवध लखनऊ में है। और बात की जाए अवध के जो अंतिम नवाब थे, जी हाँ अवध के अंतिम नवाब के बारे में बात की जाए, अंतिम नवाब उनका नाम है वाजिद अली शाह है। जी हाँ वाजिद अली शाह के नाम से अवध के अंतिम नवाब हुआ करते थे। दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद अवध को है जो अवध को कुशासन के आरोप के आधार पर, जी हाँ कुशासन के आरोप के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है। ब्रिटिश भारत में मिला लिए जाने के कारण दोस्तों यहाँ पे है जो बेगम ऑफ अवध है उसने इस क्रांति का नेतृत्व किया। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बेगम ऑफ अवध का दोस्तों नाम क्या है। जी हाँ बेगम ऑफ अवध का नाम क्या है, तो इनका नाम है दोस्तों बेगम हजरत महल। जी हाँ बेगम हजरत महल है। दोस्तों इनका नाम के बारे में भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि बेगम ऑफ अवध का नाम क्या है। बेगम हजरत महल के नाम से प्रसिद्ध है जिन्होंने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और आगे बढ़ाया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो एसएससी में जो एसएससी की एग्जाम होती है उनमें राजा राम मोहन राय से एक मुख्य क्वेश्चन पुट अप होता है और वह होता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। जी हाँ ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और यह स्थापना 1828 ईस्वी में की। जी हाँ 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह क्वेश्चन एसएससी में मुख्य रूप से पूछा जाता है। और इसी क्रम में बात करें राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का विरोध किया। जी हाँ सती प्रथा का विरोध किया, आप सभी को पता है जो सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर सती प्रथा पर इनमें प्रतिबंध लगाने में जिसका अहम योगदान है वह व्यक्ति है राजा राम मोहन राय। इसके अलावा इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया और इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। जी हाँ मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया। तो देख पा रहे हैं आपने निम्न जो बातें हैं उनका विरोध किया। तो चलिए अब क्वेश्चन पर बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया। बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। दोस्तों यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है, पजामा लिखा गया है तो यहाँ से आने वाला है मूर्ति पूजा। जी हाँ मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया था, लेकिन जो पाश्चात्य शिक्षा है इसका इन्होंने दोस्तों विरोध नहीं किया, इसका समर्थन किया था। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को दोस्तों जो शिक्षा के प्रति इन्होंने जो पाश्चात्य शिक्षा का ज्ञान होगा तभी हमारा भारत आगे बढ़ सकता है। इसका इन्होंने खुल जो बढ़ चढ़ कर दोस्तों काफी प्रचार किया था। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो दोस्तों यहाँ पे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा गया है।
जी हाँ, INC से क्वेश्चन पूछा गया है। तो INC को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके गठन की। तो इसका गठन होता है 1885 में। जी हाँ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में होता है। फिर उसके बाद बात की जाए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है। प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो जो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, जो कि INC के प्रथम अध्यक्ष हैं। साथ ही इसके संस्थापक की बात की जाए तो जो AO ह्यूम हैं, जो INC के संस्थापक हैं। वर्तमान अध्यक्ष का भी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है। तो आप सभी बताने वाले हैं कि जो INC के वर्तमान अध्यक्ष से किसे नियुक्त किया गया है या निर्वाचित किया गया है। तो दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे है। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी हाल ही में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर दोस्तों निर्वाचित किया गया है। इसी के साथ आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि जो प्रथम अधिवेशन होता है वह कब होता है और कहाँ पे होता है। तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में। जी हाँ, 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में गोपाल तेजपाल के नाम से, इस प्रकार से दोस्तों एक संस्कृत महाविद्यालय में इसकी दोस्तों जो प्रथम अधिवेशन की बैठक होती है। प्रथम अधिवेशन बम्बई में होता है 28 दिसंबर 1885 को। और बात की जाए कि जो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से C सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो 1922 में जो गया बिहार, जी हाँ, गया बिहार में आप सभी को पता होना चाहिए। और गया से दोस्तों गौतम बुद्ध से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब हम यहाँ पे बुद्ध काल पढ़ेंगे तो बुद्ध काल में आपको यह समस्त बातें बताई जाने वाली है। 1922 गया बिहार का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसकी जो अध्यक्षता की थी उन अध्यक्ष का नाम है चित्तरंजन दास। जी हाँ, चित्तरंजन दास ने जो गया में 1922 में होता है उसकी अध्यक्षता की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर A सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, जी हाँ, अखिल भारतीय खिलाफत जो सम्मेलन है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन होता है उसका आयोजन कब किया गया था। तो दोस्तों 23 नवंबर, जी हाँ, 23 नवंबर 1919 में भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इसका जो आयोजन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष दोस्तों आप सभी को पता है, जो खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष है महात्मा गांधी जी को मनाया जाता है। जी हाँ, महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत जो सम्मेलन दिल्ली में आयोजित 23 नवंबर 1919 को होता है, उसके अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित या नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर A सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को बताने वाले हैं कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें भाग किन व्यक्ति ने लिया है। तो दोस्तों महात्मा गांधी की बात की जाए, बापू की बात की जाए, महात्मा गांधी की बात की जाए, भारत के राष्ट्रपिता की बात की जाए, तो इन्होंने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हाँ जी हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और किसी में भाग नहीं लिया। लेकिन बात की जाए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर C सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया। तो दोस्तों यह गिरफ्तारी किस परिदृश्य में हुई, तो उस समय की पृष्ठभूमि की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पृष्ठभूमि इस प्रकार बनी कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत का सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन जिसका आंदोलन की शुरुआत होती है आप सभी को पता है 8 अगस्त 1942 को। जी हाँ, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ होता है। लेकिन अंग्रेजों अधिकारों के द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए अगले ही दिन, जी हाँ, 8 अगस्त को तो इस आंदोलन का आरंभ होता है। और 9 अगस्त के दिन ही दोस्तों जो भारत के सभी प्रमुख मुख्य नेता थे उनको जो जहाँ पे मिला उन्हें वहीं दोस्तों बंदी बना लिया गया ताकि आंदोलन को दबाया जा सके। इसीलिए 9 अगस्त 1942 को
भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद को भी दोस्तों जो गिरफ्तार करके जो बांकीपुर की जेल है वहां भेज दिया गया था। और बांकीपुर की जेल दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि बांकीपुर कहाँ है, तो बांकीपुर है बिहार में है। जी हाँ, बांकीपुर बिहार में है, बिहार के बांकीपुर जेल में है जो राजेंद्र प्रसाद को भेज दिया गया था। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं उन स्थापित संस्थाओं को संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों हमने हमारे जो संविधान की यही विशेषता है कि वह सभी व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में दोस्तों स्वतंत्रता प्रदान करता है। और दोस्तों यहाँ से हम 2 आर्टिकल की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 की। तो आर्टिकल 29 में बताया गया है कि भारत के व्यक्तियों को अपनी भाषा लिपि भारत के व्यक्तियों को अपनी भाषा लिपि व संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है सुरक्षित करने का अधिकार है। जी हाँ, आर्टिकल 29 में किससे संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 29 के बारे में यदि बात की जाती है तो आर्टिकल 29 में भारत के व्यक्तियों को अपनी भाषा के बारे में, उसकी लिपि के बारे में व संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। जबकि आर्टिकल 30 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का एवं उन्हें संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 29 और 30 के बारे में आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। आपका क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, जो कि आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 के अंदर ही अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों समानता के अधिकार की बात की जाए तो समानता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 14 से आरंभ होकर आर्टिकल 18 तक जो समानता का अधिकार है। फिर बात की जाए स्वतंत्रता का अधिकार तो यह आर्टिकल 19 से आरंभ होकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। और फिर बात की जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो आर्टिकल 25 से लेकर 25, 26, 27, 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, जो मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में हुआ करता था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन, जी हाँ 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में होता है, जी हाँ 1978 में होता है, उसमें इसे जो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से, जी हाँ मौलिक अधिकारों में से हटाकर जो संविधान में आर्टिकल 301 के तहत जोड़ दिया गया। जी हाँ 300A में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो संपत्ति का अधिकार है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300A में अब संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया है। या किस जो संविधान संशोधन के या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, तो यह 44वें संविधान संशोधन के जो उसके मद्देनजर में जोड़ा गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है उच्च न्यायालय की। तो दोस्तों बात करें उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की, तो बात करें सबसे पहला हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था? तो सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना है जो 3 जगह पे की गई थी और वह 1862 के अधिनियम के तहत की गई थी। वह 3 जगह कौन कौन सी है? एक तो है कलकत्ता, फिर दूसरी है मद्रास और फिर तीसरी है बॉम्बे। जी हाँ, इन 3 जगह की पहली दोस्तों हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और दोस्तों अभी जो नवीनतम हाईकोर्ट की स्थापना कहाँ की गई है? नवीनतम हाईकोर्ट की स्थापना अमरावती में की गई है। जी हाँ अमरावती में की गई है और यह 25वें नंबर की है। जी हाँ 25वें नंबर की है। तो दोस्तों इस प्रकार भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि भारत में वर्तमान में कितनी हाईकोर्ट है? भारत में वर्तमान में कितनी हाईकोर्ट है? कितनी जो दोस्तों उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों 25 भारत में उच्च न्यायालय हैं
जिनमें सबसे पहला 1862 का कलकत्ता मद्रास बॉम्बे स्थापना 1862 के अधिनियम से की गई। फिर अभी वर्तमान में अमरावती में 25वीं की स्थापना की जा चुकी है। इस प्रकार भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल इसका गर्दा उड़ाना है। जी हाँ, और यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, एक बात यहाँ से मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे भारत का दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो, उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, हाईकोर्ट हो, उन सभी में मुख्य न्यायाधीशों की या न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 मई 2022 से भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह दोस्तों अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए यह क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों संविधान के जो भाग नंबर है, संविधान के भाग नंबर 15 के अंदर भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है। और दोस्तों इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 324 में भारत के चुनाव आयोग के बारे में जानकारी मिलती है, बताया गया है। तो यहाँ से यह आपसे पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए कि जो भाग 15 में भारतीय चुनाव आयोग है और आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग है। तो यहाँ से अब आप सभी को जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर है ए सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों यहाँ आकार के मामले में जो भारत है कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो दोस्तों भारत 7वें नंबर पर आता है। 7वें नंबर पर किस प्रकार से आता है, पहले नंबर पर आता है रूस। जी हाँ, पहले नंबर पर आता है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर उसके बाद आता है नंबर चीन का, फिर भी उसके बाद एक नंबर आता है अमेरिका का, फिर उसके बाद नंबर आता है ब्राजील का। जी हाँ, फिर उसके बाद नंबर आता है ब्राजील का, फिर उसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, फिर उसके बाद नंबर आता है भारत का, फिर उसके बाद नंबर आता है अर्जेंटीना का। जी हाँ, इस प्रकार आप क्रम याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक आप सभी को बता देता हूँ कि आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट, रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट। जी हाँ, यह लाइन याद रखकर आप भारत जो विश्व के सबसे बड़े देशों का क्रम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ रू से बना रूस, क से बना कनाडा, ची से बना चीन, ए से बना अमेरिका, ब से बना ब्राजील, आ से बना ऑस्ट्रेलिया और भारत से बना भारत, अर्जेंटीना से बना अर्जेंटीना। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्रम में भी आप याद रख सकते हैं कि जो आकार की दृष्टि से दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश है वह है रूस। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर है यूएसए अमेरिका, पांचवें नंबर पर है ब्राजील, छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर है दोस्तों आपनो भारत। भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और 8वें की बात की जाए तो 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। आकार के मामले में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों बाकी के देशों का क्रम भी आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों जो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में, जी हाँ, महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में दिल्ली में की गई थी। और दोस्तों हरिजन किन्हें कहा जाता है, जो दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी ने जो छुआछूत होती थी, छुआछूत, जी हाँ, छुआछूत को मिटाने के लिए, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत करने के लिए दोस्तों जो शूद्र व्यक्ति हुआ करते थे उन्हें हरि का जन कहा। हरि के जन से आज से हरि के लोग या भगवान के लोग, उन्हें भगवान के लोग की महात्मा गांधी ने इसलिए संज्ञा दी कि जो इनकी से जो छुआछूत की जाती है उन्हें कम किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इन्हें भगवान के लोग कहा। और भगवान के लोग कहे जाने के कारण दोस्तों अस्पृश्यता में थोड़ा जो कमी आई, उसके लिए महात्मा गांधी की यह एक अनूठी पहल थी जो इन्हें हरिजन दोस्तों सेवक संघ की स्थापना की। और जो कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ से आपका बी सही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं हम सरहुल उत्सव की। जी हाँ, सरहुल उत्सव के बारे में बात करें
तो सरहुल उत्सव की बात करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सरहुल का अर्थ क्या होता है। सरहुल का अर्थ होता है वृक्षों की पूजा। जी हाँ, हिंदी में अर्थ होता है इसके वृक्षों की पूजा। और दोस्तों वृक्षों की पूजा कौन करते हैं? जो वृक्षों के ज्यादा नजदीक रहते हैं। और वृक्षों के सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं दोस्तों जो आदिवासी व्यक्ति होते हैं। आदिवासियों का यह त्योहार है। जी हाँ, आदिवासियों का यह उत्सव आदिवासियों का उत्सव है। जो सरहुल उत्सव है वह आदिवासियों का उत्सव है। और यह दोस्तों आप सभी को पता है झारखंड राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ, झारखंड राज्य के आदिवासियों की वृक्षों की पूजा के रूप में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। और दोस्तों यह जो उत्सव मनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा वह चैत्र मास में मनाया जाता है। चैत्र मास में मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं झारखंड, क्योंकि झारखंड यदि हमारे सामने आ चुका है तो अब इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए जो झारखंड है भारत का 28वां राज्य के रूप में गठन होता है। जी हाँ, बात की जाए भारत का 28वां राज्य है वह झारखंड है। इसके गठन के बारे में पूछा जा सकता है। गठन कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को। जी हाँ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन होता है। इसमें विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की सीटों से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो विधानसभा की सीटें यहाँ से 82 हैं। फिर बात करें लोकसभा की सदस्य की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की 14 हैं। फिर बात करें राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो यहाँ से 6 हैं। और दोस्तों बात करें यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं तो दोस्तों यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सबसे पहले तो यहाँ के जो झारखंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वह बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल कौन है वह बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप ही सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि जो अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है और जो राज्यपाल कौन है उसके बारे में आप सभी आंसर देने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना अधिक है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि दोस्तों जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जी हाँ, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। और यह जो बिल्कुल लंदन से गुजरती है। जी हाँ, लंदन से यह गुजरती है। लंदन से बीचों बीच से गुजरती है। और दोस्तों जब 0 डिग्री रेखा पर 12 बज रहे होंगे तो जो हमारे भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। और यह यूपी के जो इलाहाबाद के नैनी से यह गुजरती है। जी हाँ, नैनी इलाहाबाद से यह गुजरती है। और दोस्तों जब 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे होंगे तो यहाँ भारत में दोस्तों 5:30 बज रहे होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 12 बजे से लेकर 5.5 घंटे यह समय आगे है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होता है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारतीय मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका आंसर यहाँ 5 आना चाहिए था। चलिए पिछले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। जी हाँ, हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात की जाए तो दोस्तों राज्यपाल है रमेश बैस। जी हाँ, रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं चिश्ती संप्रदाय। जी हाँ, चिश्ती संप्रदाय की बात करें तो चिश्ती संप्रदाय आप सभी को पता है 12वीं सदी के आसपास में ये फला फूला। 12वीं सदी के बाद यह फला फूला था। और 12वीं सदी में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जी हाँ, ख्वाजा जी मोइनुद्दीन चिश्ती है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत में आते हैं और यहाँ पे जो राजस्थान के अजमेर शहर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की है। और यह कहाँ पे स्थापना की है? तो दोस्तों अजमेर राजस्थान में इन्होंने स्थापना की है। अब मोइनुद्दीन चिश्ती के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म है दोस्तों 1141 में ईरान शहर में होता है। जी हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म है 1141 ईस्वी में जो ईरान शहर में होता है। लेकिन ये 12वीं सदी के आसपास दोस्तों यह भारत में प्रवेश करते हैं। और 12वीं सदी में दोस्तों अंत में इन्होंने भारत में प्रवेश किया और राजस्थान के अजमेर में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय या सूफी मत की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। दोस्तों बात की जाए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तो यह दिल्ली सल्तनत के अंदर जो तुगलक वंश
राज करता है, उस समय यह काफी चर्चा में बने हुए होते हैं। फिर बात करें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, दोस्तों यह काफी बड़े फेमस व्यक्ति थे और इन्हीं के नाम पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस व्यक्ति के नाम पर किया? तो दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श ने दोस्तों, जिसने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उन्होंने जो अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। जब यहाँ से दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा जो कुतुब मीनार का निर्माण किस परिदृश्य में करवाया गया, इसमें कितनी मंजिलें हैं, किस मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया गया, और दोस्तों किस किस जो शासक है इस जो से संबंधित है, तमाम प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश वहां आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अजमेर राजस्थान में की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कजाकिस्तान की मुद्रा है? तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं कजाकिस्तान पर। जी हाँ, कजाकिस्तान के बारे में यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कजाकिस्तान की राजधानी से संबंधित है या स्थापना ले लेते हैं। सबसे पहले कजाकिस्तान की स्थापना 1991 में होती है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले ही आपके जन्म से दोस्तों 4-5 साल पहले ही जो कजाकिस्तान की स्थापना होती है। स्थापना से पहले यह रूस का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, रूस का हिस्सा हुआ करता था। इसकी दोस्तों राजधानी की बात की जाए, कजाकिस्तान की राजधानी है जो अस्ताना है। जी हाँ, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। आप सभी को इसकी राजधानी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे अब मुद्रा पर। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे। जी हाँ, तेंगे यहाँ की मुद्रा है। भाषा की बात की जाए, कजाकिस्तान में भाषा कौन सी बोली जाती है? एक तो काजाक भाषा बोली जाती है और दोस्तों एक रूसी भाषा बोली जाती है। रूसी भाषा बोलने का यह कारण है कि यह जो 1991 स्थापना से पहले दोस्तों रूस का हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए यहाँ काजाक व रूसी भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे कुछ जगहों पर दोस्तों स्टेपिज घास के मैदान भी पाए जाते हैं। जी हाँ, स्टेपिज घास के मैदान भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों कजाकिस्तान से संबंधित आपको यह सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए। इसकी स्थापना 1991 में, स्थापना से पहले ही यह रूस का हिस्सा हुआ करता था और इसकी राजधानी है अस्ताना हुआ करती नहीं थी दोस्तों, इसकी राजधानी अस्ताना है। मुद्रा है तेंगे और जो कजाकिस्तान में भाषा का उपयोग किया जाता है काजाक है और रूसी है। और कुछ स्थानों पर कजाकिस्तान में स्टेपिज घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो आपका आज के अंतिम क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, तेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से आपने जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो उसी प्रकार का यहाँ पे आपका टेस्ट लिया गया था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों और भाइयों और बंधुओं के दोस्तों पास सभी के पास भी यह वीडियो पहुंच सके और वह भी अपनी प्रिपरेशन तैयार कर सके। और दोस्तों वह भी अपनी जो अपना पक्ष है वह दावेदारी है अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से रख सके और वह भी मॉक टेस्ट लगाए जिससे उनका भी दोस्तों जो कमी रहती है उसका एनालिसिस कर सके और वह भी दोस्तों अपनी जो तैयारी है उसको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू कर सके। दोस्तों यदि आपने हमारे जो यह मोस्ट इंपोर्टेंट अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर की क्लास नहीं ली है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। और दोस्तों जो जनवरी से लेकर अक्टूबर के टॉप 200 क्वेश्चन की एक क्लास भी डाली गई है। तो दोस्तों आपको यह क्लास एसएससी सीजीएल की वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए डाली गई है और एसएससी जीडी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन आप यहाँ से 2 पार्ट में क्लास है। एक पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में अगले 100 क्वेश्चन का यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। उनसे संबंधित बनने वाले इर्द गिर्द के सभी क्वेश्चनों का समावेश आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप यह क्लासेज भी जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो एक बार फिर से निवेदन है चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ यदि आज ही आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं और आगे आने वाली हर एग्जाम की नोटिफिकेशन हो, चाहे आपको आपकी किसी भी एग्जाम में यदि कोई इंडिया जीके से
इंडिया जीके जीएस या स्टैटिक्स करंट अफेयर से किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप निश्चिंत होकर उसे एग्जाम में अप्लाई कर दीजिएगा और स्टैटिक्स आईक्यू पे आकर आप नियमित रूप से अध्ययन कीजिए। और दोस्तों आप यदि नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से आप यदि लगातार पढ़ाई करते चले जाएंगे तो निश्चित ही आप एक दिन जो एसएससी सीजीएल आपका टारगेट हो, चाहे एसएससी जीडी टारगेट हो या अदर स्टेट की किसी भी वैकेंसी में दोस्तों आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप निश्चित तौर पर यदि नियमित रूप से दोस्तों बिल्कुल एक वीक के अंदर अध्ययन करते चले जाएंगे तो निश्चित ही रूप पर आप अपनी सफलता को दोस्तों प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसी आशा के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।